गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्ययन एवं मूल्यांकन। पहले इतिहास के बारे में हमने सामान्य जानकारी देखी थी, किस प्रकार इतिहास की क्या भूमिका रहती है, इतिहास सामाजिक अध्ययन जो है उनका पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो इस प्रकार हमने जानकारी प्राप्त की कि प्राथमिक स्तर पर जो भी इतिहास के बारे में सामाजिक विज्ञान जो है उसको केवल पाठ्यक्रम ही नहीं माना गया, बल्कि पाठ्यक्रम के साथ साथ देश के विकास, बालकों के विकास, समाज के विकास और समाज की विभिन्न जो हमारी सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, हमारे अभिसमय, हमारी मूल्य, संस्कार, दया आदि जो स्थितियां हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा इतिहास के बारे में। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा जो पीछे हमने पढ़ा था पिछली यूनिट में कि उसमें इतिहास का केवल ये इसी तरीके से अध्ययन नहीं करना जी साहब ये सब्जेक्ट है जी, बल्कि उसका इसी के लिए भी अध्ययन करना था कि सब्जेक्ट के साथ साथ इसके अंदर जो शामिल विषय सामग्री है उससे बच्चे का गुणात्मक विकास, सामाजिक विकास हो सके, अर्थात कहने का मतलब सर्वांगीण विकास हो सके। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्ययन एवं मूल्यांकन। तो बच्चों देखिए, अतीत की घटनाओं का अध्ययन प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करता है, अतः उसका स्वरूप भी उसी के अनुसार उभर कर सामने आता है। जैसे प्राचीन भारत में कर्म पर बल दिया, तिथि पर नहीं, तो मध्य काल में धर्म व शासकों की प्रशंसा हावी रही। अब देखिए बात जो है वो ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में क्या हुआ, भारत में कर्म पर बल दिया गया, तिथि पर नहीं दिया गया। तो मध्यकाल में धर्म व शासकों की प्रशंसा हावी रही, कोई कमियां नहीं दिखाई गई मध्यकाल के अंदर कि कौन राजा जो महाराजा किस प्रकार काम कैसे कर रहे, जो भी कर रहे थे वो अच्छा कर रहे थे, यानी शासकों के हित में ही कानून बनाए गए थे शासक समय के द्वारा, तो उनकी कमियां नहीं दिखाई गई। तो अंग्रेजों ने इतिहास लेखन, अब देखिए कि अंग्रेजों ने जो इतिहास लेखन अपने साम्राज्य हितों को, जो साम्राज्यवादी हित थे उनको ध्यान में रखकर कार्य करवाया, भारतीयों के हितों का नहीं। यानी प्राच्यवादियों ने अपनी रुचि के अनुसार व्याख्या की, राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की गति दी। तो इस प्रकार आपने देखा ना कि इतिहास लेखन के अंदर अलग अलग अंग्रेजों की जो नीति रही वो साम्राज्यवादी नीति थी, यानी साम्राज्य को किस प्रकार बढ़ाया जाए इसके लिए भारत की जो भी ऐतिहासिक परंपराएं थी उनका उन्होंने हर संभव हर जगह अंग्रेजों ने क्या किया, आलोचना की। और जो प्राच्यवादी थे उन्होंने इतिहास लेखन में रुचि ली और रुचि के अनुसार ही देश हित, समाज हित, लोकतंत्र हित इनका समर्थन किया। और राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी। तो इस प्रकार इतिहास का अध्ययन और जो मूल्यांकन इसी के आधार पर किया जाने लगा। आगे बच्चों देखिए, सब अल्टर्न ने जनसाधारण को महत्व दी। इसी प्रकार सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से तथ्यों का चयन कर उनकी व्याख्याएं की, जिससे उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार इतिहास मात्र तथ्यों का संग्रह नहीं है, अपितु लेखक की व्याख्या पर भी निर्भर करता है। तथा कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, अतः उससे निम्नलिखित कुछ बातों का अवश्य प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब यानी लेखक की व्याख्या करने से ही इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती, और ना ही कोई व्यक्ति निष्पक्ष रूप से एक काम कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य क्या है, यानी मनुष्य यानी व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना उसकी किसी प्रकार की गति नहीं है। तो इस प्रकार उस पर किस न किन बातों का प्रभाव जरूर पड़ता है, उसी के आधार पर ही इतिहास का जो मूल्यांकन अध्ययन है वो प्रभावित हो जाता है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनका प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए नंबर 1 पे देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः सामाजिक वातावरण का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। तो सही बात है, हम समाज में रहते हैं, अब सामाजिक जो परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनका प्रभाव अवश्य समाज पे पड़ता है और उसी प्रभाव के अनुसार हम काम करते हैं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसमें समाज हमें घृणा की दृष्टि से देखे, कि सामाजिक परंपराओं, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक वातावरण का ध्यान हमें अवश्य रखें।
रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, उस हर चीज का ध्यान रखते हैं। यानी हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे समाज में हमें या हमें परिवार के किसी भी सदस्य को घृणा की दृष्टि से देखा जाए या उनके बारे में गलत धारणा लोगों को गलत धारणा हो। दूसरा देखिए, दूसरा धर्म विभिन्न धर्मावलंबी इतिहासकारों जैसे मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख, बौद्ध, पारसी का मत के होना भी कठिन है। तो देखिए धर्म के बारे में, यानी विभिन्न धर्मावलंबी इतिहासकारों ने, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू, ईसाई हो, सभी ने जो अध्ययन किया, उनमें आपस में जो मतभेद थे अध्ययन किया, वो भी अच्छे ढंग से किया। और दोनों के मतभेद का पूर्ण रूप से अध्ययन करना भी क्या था, कठिन था। उसके बाद व्यक्तिगत रुचि, इसका भी प्रभाव पड़ा। व्यक्तिगत अभिरुचि भी तथ्य में निर्णायक होती है, यानी व्यक्ति की रुचि का भी क्या पड़ता है, इतिहास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इतिहास के दृष्टिकोण पर। तो उसी के साथ जैसे जिन बातों के लिए यदुनाथ सरकार औरंगजेब की आलोचना करते हैं, उसी के लिए फारूकी उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी व्यक्तिगत रुचि भी लेख इतिहास में महत्वपूर्ण है। अब एक इतिहासकार जो यदुनाथ सरकार थे, उन्होंने औरंगजेब की नीति का बड़े स्तर पर विरोध किया था, क्योंकि वो कट्टर धार्मिकवाद था औरंगजेब, यानी धर्म, हिंदू धर्म के प्रति वो कट्टरवाद था। उनके अनुसार, अंग्रेज औरंगजेब के अनुसार, कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में क्या है, मुगल जो शासन है, मुस्लिम धर्म अच्छा। लेकिन उसकी यदुनाथ सरकार ने क्या की, आलोचना की, गलत है। और उसी प्रकार उसी के काल का एक फारूकी था, उसने उसकी प्रशंसा की। तो इसी प्रकार क्या व्यक्तिगत तथ्य और व्यक्तिगत रुचि की भी प्रभाव पड़ता है, किस पर, इतिहास पर। उसके बाद राजनीतिक विचारों का प्रभाव भी इतिहास, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक विचार, उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी लेखन पर अंतर डालते हैं, यानी व्यक्ति विशेष के प्रति लिखने वाले की भावना कैसी है, उस शासक के प्रति, उस राजा के प्रति, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बदायूं का नाम सुना होगा बच्चों, तो बदायूं ने क्या किया, अकबर की अपने इतिहास, जो इतिहास लेखन में अकबर की क्या की थी, आलोचना की थी। अतः यदि आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि इतिहास में लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी हो जाती है, तथा वह अपनी विचारधारा व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन करता है। अतः इतिहास का अध्ययन करते समय हमें सभी पक्षों का चिंतन पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। जो भी अब इतिहास, ये बात भी देखो गौर करने योग्य है कि हम इतिहास लेखन में जो व्यक्तिगत तो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी हो जाती है, तथा वह अपनी विचारधारा व समाज की आवश्यकता के अनुसार लेखन करता है। अतः इतिहास का अध्ययन करते समय हमें सभी पक्षों का चिंतन कर निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो बच्चों ये इस प्रकार इतिहास के बारे में हमने ये सामान्य जानकारी देखी, पढ़ा, इसका प्रभाव। तो अब देखिए कि इसके किस, यानी कि इतिहास लेखन के संदर्भ में उपयोगीवादियों और प्राच्यवादियों के विचार किस प्रकार भिन्न है, उसकी तुलना करनी है। कुछ प्रश्न बन रहे हैं, देखो इतिहासकारों के इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं बताई गई थी आपको, उसके बारे में बताना है। इतिहास लेखन पर कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव किस तरह भारतीय समाज पर पड़ा, देखा था ना, कार्ल मार्क्स पढ़ा था ना हमने, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता था कि आर्थिक जो सिद्धांत उसने समर्थन किया कि जो वित्त है, जो धन है, वही सभी समस्या का कारण है। उसी के कारण ही सामाजिक ऐतिहासिक वातावरण, जो इतिहास का निर्माण हुआ, सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ। तो उसके बारे में हम अध्ययन करना है। तो आगे देखिए बच्चों, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व वैश्विक इतिहास का क्षेत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, इतिहास का क्षेत्र क्या है, अत्यंत व्यापक है। अतः इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो मानव ने आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक किए हैं। इतिहास मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों का दिग्दर्शन करवाता है, यानी मानव के सारे पक्षों का अध्ययन करवाता है ये। और इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित होता रहता है। तो ये स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय वैश्विक इतिहास के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे कि इतिहास का क्षेत्र एक छोटा नहीं, बड़ा व्यापक है, आप जानते हो। और इसके अंतर्गत वो सारे क्रियाकलाप आ जाते हैं जो मानव को आदिकाल से लेकर वर्तमान तक, यानी मनुष्य ने जो
पुराने समय से मानव जाति का उद्भव हुआ तब से लेकर वर्तमान तक वो सारी गतिविधियां आ जाती है। इसके अंतर्गत आप आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहब इतिहास के क्षेत्र का जो स्वरूप है वो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित होता रहा है। यानी ऐतिहासिक जो वातावरण है, इतिहास हमारा सामाजिक जो हमारे समाज की आवश्यकता है उसके अनुसार क्या होता गया, विकसित होता गया है, परिवर्तन होता गया। तो बच्चों आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, किस प्रकार हमारे फंक्शन आगे वगैरह वगैरह होते थे, आज किस प्रकार हो रहे हैं। पहले परिवार देखो कि क्या था, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी बहुत। आज कई परिवार क्या है, एकल परिवार है। दूसरा, आज संस्कार, दया, परोपकार, भाईचारा, इन भावनाओं में भी कितना परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित रहा है। जो इतिहास का क्षेत्र है वो विकसित रहा है, अच्छे से अच्छी चीजें देने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम इतिहास के काल को 3 खंडों में बांट कर हम अध्ययन करेंगे, 3 कालों के अंदर, यानी 3 खंडों में बांट के अध्ययन करेंगे। तो बच्चों पहला जो हमारा है प्राचीन काल, दूसरा हमारा है मध्यकाल और तीसरा हमारा है आधुनिक काल। ये 3 ऐसे काल हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ अध्ययन की सरलता व समझ की दृष्टि से हम इतिहास के इन कालों को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटकर समझ सकते हैं। यानी जो 3 काल है ना, इन 3 कालों के अलग अलग क्षेत्र में हम बांट के अध्ययन करेंगे। पहला क्या बताया, प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। तो अब सबसे पहले हम इतिहास का जो कालखंड है उसको कुछ सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। पहले हम करेंगे स्थानीय इतिहास के बारे में। किस बारे में, स्थानीय इतिहास, फिर करेंगे क्षेत्रीय इतिहास, फिर राष्ट्रीय इतिहास, फिर विश्व इतिहास। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कहने का मतलब कि जिस क्षेत्र में हम निवास करें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उस राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, यानी देश के राष्ट्रीय इतिहास के बारे में, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद विश्व इतिहास यानी विश्व बंधुत्व के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखिए, इतिहास के क्षेत्रों का अध्ययन करते समय हमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी मदद लेनी हमें पड़ती है, यानी कुछ बिंदु हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम जिसमें महापुरुषों से लेकर जन साधारण तक की भूमिका रही है। राजनीतिक जितने भी घटनाक्रम हुए इसमें महापुरुषों से लेकर जन साधारण तक की भूमिका रही है। तो इस प्रकार राजनीतिक घटनाएं जितनी भी हैं, तो महापुरुषों से लेकर जन साधारण यानी राजनीतिक घटनाओं में किन किन महापुरुषों की क्या क्या भूमिका रही, उसका अध्ययन हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे हम भारत देश की बात करें, अब देखिए बच्चों, भारत के अंदर महात्मा गांधी, देश की आजादी में कितनी बड़ी भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, जिनकी बहुत बड़ी प्रतिमा आप जानते हो गुजरात में लगी हुई है। तो आप ऐसे महापुरुष, यानी इनको इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इनकी भूमिका जो थी देश के आंदोलन के राजनीतिक घटनाओं में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके बाद विभिन्न संस्थानों व संविधानों के विकास का अध्ययन। तो देखिए, तो इतिहास का इसका विभिन्न जितने भी शैक्षिक अशैक्षिक संस्थान हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे आप शांति निकेतन देख लीजिए पश्चिम बंगाल कलकत्ता में, और इसके अलावा विभिन्न बड़ी बड़ी संस्थाएं जो शिक्षा की दृष्टि से, देश का संविधान का विकास के बारे में अध्ययन, वो भी जरूरी है कि देश के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ। तो बच्चों जानते हो ना, संविधान निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तैयार करने में इतना लंबे समय लगा, विभिन्न समितियां बनाई गई, जिसकी समितियों से करीब 22 से अधिक समितियां थी, 22 से अधिक समितियां थी जिनकी भूमिका रही, और इसमें अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका, इनका भी अध्ययन हमें आवश्यक है। भीमराव अंबेडकर यानी देश के संविधान निर्माण में, देश का संविधान निर्माता में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आजीविका के साधन व आर्थिक परिस्थितियां, अब उस क्षेत्र के अंदर आजीविका के साधन कौन कौन से, वहां की आर्थिक परिस्थितियां कौन कौन सी है। तो देखिए, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक चाहे वो स्थानीय हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, उस क्षेत्र की आर्थिक आजीविका के साधन अलग अलग होंगे और उनकी आर्थिक परिस्थितियां भी अलग अलग होंगी। जैसे हम भारत की बात कर लें, अब देखो भारत के अंदर पंजाब अगर राजस्थान की तुलना करें तो पंजाब अधिक विकसित राज्य है राजस्थान की तुलना में, तो क्योंकि वहां आर्थिक स्थितियां अच्छी हैं, आजीविका के साधन अच्छी हैं। अगर राजस्थान और हम उड़ीसा या बिहार की तुलना करें तो राजस्थान अच्छा है,
वहां पे ऐसी आर्थिक आजीविका के साधन और आर्थिक परिस्थितियां क्या है, अच्छी नहीं है। चाहे वो शैक्षिक वातावरण हो, वहां स्वास्थ्य का वातावरण हो, उसकी तुलना में राजस्थान कहीं आगे है। तो इस प्रकार इनका भी सहायता ली जाती है कि आजीविका के साधन उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार है और इस आजीविका की परिस्थितियां, जो आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की है। उसके बाद समाज व उसमें होने वाले परिवर्तन, जिसमें समुदाय, परंपरा व रीति रिवाज आते हैं, उनका भी चीज का ध्यान रखना होगा बच्चों कि समाज व उसमें होने वाले परिवर्तन, जिसमें समुदाय, परंपरा व रीति रिवाज आते हैं, उनका भी ध्यान, उसका भी अध्ययन किया जाता है कि किसी समाज के अंदर किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, उस रीति रिवाज, उनकी परंपराएं कौन कौन सी हैं, क्या है। उसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन, धर्म का विकास व उसके सिद्धांत, धर्म का विकास अच्छे तरीके से होना चाहिए, जाति धर्म को आधार पर नहीं, अपने अपने धर्म के क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्र का उत्थान और पतन किस प्रकार, विभिन्न राष्ट्रों का निर्माण किस प्रकार हुआ और उनका पतन की क्या भूमिका थी। शासक के विभिन्न दौरे, कला साहित्य क्षेत्र में आए बदलाव, उसका अध्ययन, विश्व की प्रमुख घटनाएं व उनके प्रभाव। तो इन चीजों की भूमिका यानी इनकी सहायता से इतिहास के क्षेत्र को हमें अध्ययन करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इस प्रकार इसके साथ साथ विश्व की प्रमुख घटनाएं व उनके प्रभाव, इन सभी की जो जानकारी है हमें मिलती है, किंतु ये बिंदु क्षेत्र की दृष्टि से अलग अलग रूप में उपयोग लिए जाते हैं। तो इतिहास के क्षेत्र में इनमें समझने का हम प्रयास करेंगे। अब इनकी सहायता से जो बिंदु हमें दिए गए हैं, इनकी सहायता से कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन, समाज उसमें होने वाले परिवर्तन, धर्म के विकास सिद्धांत, राष्ट्र का उत्थान व पतन, शासन के विभिन्न दौर, कला साहित्य क्षेत्र में आए बदलाव, विश्व की प्रमुख घटनाएं व उनके प्रभाव। तो इनके माध्यम से हम इतिहास के क्षेत्रों को, जो इतिहास के क्षेत्र हैं, उसको और समझने का प्रयास हम करेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें स्थानीय क्षेत्र का विकास, जो स्थानीय क्षेत्र है उसकी क्या भूमिका है। तो बच्चों देखिए स्थानीय इतिहास के क्षेत्र में विद्यालय से संबंधित गांव व आसपास का वह क्षेत्र आता है जिसमें स्थानीय विद्यार्थी परिचित हो सकता है। इसमें वहां के महत्वपूर्ण स्थल, घटनाएं, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं, कला केंद्र आदि आते हैं। और हम इसे एक उदाहरण से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आप देखिए स्थानीय इतिहास के अध्ययन के लिए कि वहां के लोग किस प्रकार रह रहे हैं, किस प्रकार की घटनाएं हैं, स्थल धरातल कैसा है, मेरुस्थल है, समतल है, मैदानी है, कौन सा है, वह रहन सहन लोग का कैसा है, खान पान यानी खान पान किस प्रकार का है, पहनावा किस प्रकार का पहनावा बोलते हैं, भाषा कैसी है, उनकी रीति और परंपराएं कैसी हैं, ये इन आदि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें एक उदाहरण बताया गया है, उस उदाहरण के माध्यम से हम इस इतिहास को इसका समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से कस्बे बड़ी सादड़ी में के एक अध्यापक छात्रों को स्थानीय इतिहास समझाने हेतु निम्न स्थानों पर भ्रमण पर ले गए। यानी स्थानीय क्षेत्र के बारे में बताया कि वहां कुछ स्थानों को भ्रमण के लिए ले गए। तो इन भ्रमण स्थानों में राजमहल, तालाब, प्राचीन बावड़ियां, पहाड़ी पर स्थित तोपखाना, प्राचीन मंदिर, राजमहल से सटे प्राचीन संकरी गलियों वाले हवेली युक्त मोहल्ले, एक कुएं पर कबाड़ के रूप में पड़े रहना, घरों के प्राचीन गहने आदि। तो ये निम्न स्थान पे लेके गए, यानी इतिहास जानने के लिए इन चीजों का इनको भ्रमण कराया, बताया गया, इनको दिखाया गया कि इस प्रकार ये क्या चीजें हैं। तो बच्चों इस सारे भ्रमण के दौरान विद्यालय के बुजुर्ग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगन्नाथ, जो एक नाम था उस कर्मचारी का, 4th ग्रेड जो चतुर्थ जगन्नाथ जी भी साथ थे। वे प्रत्येक स्थान से जुड़ी हुई घटनाओं को विस्तार से बता रहे थे जो कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी थी। इसी दौरान उन्होंने रावण दहन से जुड़ी एक क्षेत्र में प्रचलित एक रोचक परंपरा बताई कि पूरे भारतवर्ष में रावण दहन अश्विनी मास में होता है, किंतु यहाँ चैत्र मास में होता है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ बड़ी सादरी में। क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ के शासक अश्विन माह की विजयदशमी को मेवाड़ दरबार में उपस्थित रहते थे, अतः प्रजा के साथ वे यह उत्सव यहीं पर चैत्र मास में
बनाते थे। तो इसी तरह कुएं के पास टूटे हुए रहड़ को देखकर वहां बैठे बुजुर्ग किसान ने कहा कि जमाना बदल गया है, पहले तो यही काम आते थे, फसलें भी मक्का उड़द व गन्ना होती थी, अब तो सब कुछ बदल गया है। तो कई सारी बातों को सुनते हुए बच्चे शाम को घर गए, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे एक प्राचीन दुनिया देखकर आए हों। अपने स्थानीय इतिहास को जानकर उन्हें बहुत आनंद और अनुभव हुआ। यानी इस इतिहास के बारे में पूरी जानकारी बताई गई जब इतिहास के अध्यापक ने और वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो जगन्नाथ जी थे उनके, तो इसके बारे में बच्चों को पता चला कि वास्तव में प्राचीन चीजों का कितना महत्व था उस समय के अंदर, उनकी क्या भूमिका थी। तो बच्चों इसी प्रकार आप भी अपने आस पड़ोस के क्षेत्र का भ्रमण करके ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनकी सूची बताइए, बच्चों को क्लास में अपने अध्ययन कीजिए, अपने क्षेत्र के अंदर बुजुर्गों से चर्चा कीजिए, हमारी परंपराएं रीति रिवाज उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा रहन सहन रीति रिवाज के बारे में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसको सूचीबद्ध कीजिए, लिखिए। अपने गांव का नाम, बसने का इतिहास, तालाब, बावड़ी निर्माण आदि की जानकारी प्राप्त कर फोटो संकलित कीजिए। तो इस प्रकार की जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। तो बच्चों ये था इतिहास का हमारा क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।